कथा कहानी वाचन में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की कथा कुमुदिनी। आज आषाढ़वदी सप्तमी है। अविनाश घोषाल का जन्मदिन। आज वे पूरे 32 वर्ष के हो गए हैं। सवेरे से ही बधाई के तारों और फूलों के गुलदस्तों का तांता सा लग गया है। कहानी का यही आरंभ है, पर आरंभ के पहले ही प्रारंभ है। दिया जलाते हैं शाम को, पर उससे पहले सवेरे ही लोग बत्ती बटकर रख लेते हैं। इस कहानी के पौराणिक युग की खोज करने से मालूम होता है कि घोषाल वंश की किसी समय सुंदरवन की तरफ निवास करता था। उसके बाद हुगली जिले के नूरनगर में आया। ये लोग बाहर से पुर्तगीजों के मारे चले आए था या भीतर से समाज के धक्कों के कारण, यह बात ठीक से मालूम नहीं। जो लोग जान पर खेलकर पुराने घर को छोड़ सकते हैं, शीघ्रता से नए घर बनाने की शक्ति भी उनमें पाई जाती है। घोषाल वंश की ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में उनके यहाँ काफ़ी जमीन जायदाद, गाय बछड़े, नौकर चाकर, पर्व त्योहार, ब्याह गौने दिखाई देते हैं। अब भी उनके पुराने गांव सियाकुली में कम से कम 10 बीघे में फैला हुआ घोषाल ताल अपने काई के घूंघट के भीतर से पंखरुद्ध कंठ से उनके अतीत गौरव की साक्षी दे रहा है। आज उस ताल में बस उनका नाम ही रह गया है। पानी चटर्जी जमींदारों का है। आखिर एक दिन कैसे उन्हें अपनी पैतृक महिमा को तिलांजलि देनी पड़ी, यह जान लेना भी आवश्यक है। इनके इतिहास के बीच के परिच्छेद में देखते हैं कि चटर्जी जमींदारों से इनकी राह छिड़ी है। अब की झगड़ा जमीन जायदाद पर नहीं, बल्कि देवी की पूजा पर ही चल पड़ा था। घोषाल परिवार ने स्पर्धा से चटर्जियों से 2 हाथ ऊंची प्रतिमा बनवाई थी। चटर्जी वंश ने भी इसका जवाब दिया। रात में विसर्जन की सड़क पर बीच बीच में कई ऐसे नाप के तोरण खड़े करवा दिए कि जिनमें घोषालों की प्रतिमा का सिर ही अटक जाए। ऊंची प्रतिमा वाले तोरण तोड़ने निकले, नीची प्रतिमा वाले उनके सिर फोड़ने दौड़े। फल यह हुआ कि देवी ने अब की बार और वर्षों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा रक्त वसूल किया। खून खराबा हुआ, मामला चला। उस मामले का अंत तब हुआ जब घोषाल परिवार सत्यानाश के किनारे तक पहुंच चुका था। आग बुझ गई, ईंधन भी न रहा, सब कुछ जलकर भस्म हो गया। चटर्जी वंश की गृहलक्ष्मी का मुंह फीका पड़ गया। मजबूरी की हालत में संधि हो सकती है, पर उससे शांति नहीं होती। एक खड़ा है, एक पराजित होकर नीचे पड़ा है, लेकिन धधक दोनों के भीतर रही है। चटर्जी वंश ने घोषालों पर अंतिम वार किया, सामाजिक खंजर से। अफवाह फैला दी कि असल में थे ये भजंग ब्राह्मण। यहाँ आकर बात दबा-दुबी दी है, केंचुआ बन गया है सर्प। जिन्होंने आवाज उठाई उनके गले में जोर था रुपयों का। स्मृति रत्न पंडितों के मोहल्ले में भी उनके अकीर्तन के लिए अनुस्वार विसर्ग वाले ढोल पीटने वाले जुट गए। कलंक भंजन के लिए उपयुक्त प्रमाण अथवा दक्षिणा देना उस समय घोषालों की शक्ति के बाहर की बात थी। क्या करते? चंडी मंडप, बिहारी पंडित, समाज के उपद्रव से बेचारों को दूसरी बार फिर घर बार छोड़ना पड़ा। रजबपुर में मामूली झोपड़ी बनाकर रहने लगे। जो मारते हैं वो भूल जाते हैं, पर जो मार खाते हैं वे सहज में नहीं भूल सकते। हाथ की लाठी गिर जाने पर वे मन की लाठी घुमाते रहते हैं। बहुत दिनों से हाथ उनके काम नहीं देते, इसलिए मानसिक लाठी उनकी वंश परंपरा से चलती आ रही है। बीच बीच में उन्होंने चटर्जियों के किस तरह होश ठिकाने किए थे, झूठ सच मिलाकर उसके किस्से अब भी उनके घर में काफ़ी भरे पड़े हैं। फूस की झोपड़ी में बैठकर बरसात की रातों में लड़के वाले अब भी उन्हें मुंह बाहे सुना करते हैं। चटर्जियों का नामी दासू सरदार रात को जब सो रहा था तब 20-25 लटेज जाकर उसे कैसे पकड़ लाए और घोषालों की कचहरी में ले जाकर कैसे उसे गायब कर दिया। इसका किस्सा आज लगभग 100 वर्षों से घोषालों के परिवार में चला आ रहा है। पुलिस जब खाना तलाशी लेने आई तब नायब भुवन मोहन ने झट कह दिया, हाँ वो आया तो था कचहरी में। अपने काबू में पाकर साले की कुछ बेइज्जती भी की गई थी। सुनते हैं इसी रंज से बैरागी होकर घर से चल दिया। हाकिम को कुछ संदेह नहीं हुआ। भुवन ने कहा, हुजूर इसी साल के अंदर अगर मैंने उसे न ढूंढ निकाला तो मेरा नाम भुवन मोहन नहीं। न मालूम कहाँ से एक दासू के कद का गुंडा खोज निकाला, भेज दिया उसे सीधा ढाका को। उसने चुराया था एक लोटा। थाने में नाम लिखाया दासू मंडल। हुई महीने भर की जेल। जिस दिन जेल से छूटा, भुवन ने उसी दिन मजिस्ट्रेट के सामने खबर दी कि दासू सरदार ढाका की जेल में है। तलाश करने पर पता लगा कि दासू जेल में था तो सही, पर अपनी धुलाई जेल के बाहर के मैदान में फेंक कर चला गया था।
साबित हुआ कि वह दुलाई दासू सरदार की है। उसके बाद वह कहाँ गया यह बतलाने की जिम्मेदारी भुवन पर तो थी नहीं। ये कहानियाँ दिवालिया वर्तमान के पुराने ज़माने की चेक है। गौरव के दिन बीत चुके हैं, इसलिए गौरव का पूरा तत्व बिल्कुल पोला होने से इतना ज़्यादा बचता है। कुछ भी हो, जैसे तेल निपटता है वैसे ही दीपक बुझता है, वैसे ही किसी समय रात भी बीत जाती है। घोषाल परिवार में सूर्योदय दिखाई दिया अविनाश के बाप मधुसूदन की जबरदस्त तकदीर से। मधुसूदन के पिता आनंद घोषाल रजबपुर के आड़तीय के यहाँ मुनीम थे। मोटा खाना मोटा पहना इसी में गुजर करते थे। घर की स्त्रियों के हाथों में थे मामूली कड़े और पुरुष ये गले में रक्षा मंत्र के पीतल के ताबीज और बेल के गोंद से मंजे हुए खूब मोटे मोटे जनेऊ। ब्राह्मण की मान मर्यादा का प्रमाण क्षीण हो जाने से जनेऊ ही ब्राह्मणत्व का प्रमाण रह गया था। गांव के स्कूल में मधुसूदन ने प्राथमिक शिक्षा पाई, साथ साथ निःशुल्क शिक्षा पाई नदी के किनारे, आड़त के सामने वाले चौक में और सन की गांठों पर बैठकर। गांव के किसान व्यापारी खरीदार और गाड़ी वालों की भीड़ में ही वह छुट्टी मनाता था। बाजार में झाटीन के छपरों में सजी हुई गुड़ की गांगरें, तंबाकू की गांठे, मिट्टी के तेल के कनस्तर, सरसों के ढेर, चना मटर के बोरे, बड़े बड़े तौलने के कांटे और बाट रखे रहते थे। वही घूम फिर कर उसे बगीचे में टहलने का आनंद मिलता था। बाप ने सोचा कि लड़का आगे चलकर कुछ बनेगा जरूर। ढेल डालकर 2-4 परीक्षा पास करा देने से स्कूल मास्टरी से लेकर मुहर्रिर का वकालत तक भले आदमियों के जो कुछ मोक्ष तीर्थ है उसमें से किसी न किसी में मधु भीड़ ही हो जाएगा। अन्य 3 लड़कों की भाग्यरेखा गुमास्तगिरी में ही छकड़ा गाड़ी की तरह अटक कर रह गई। उनमें से कोई तो आड़तियों की गद्दी में जा डटा और कोई तालुकेदार के दफ्तर से कान में कलम खोसकर उम्मीदवारी में बैठ गया। आनंद घोषाल के क्षीण सर्वस्व के भरोसे मधुसूदन ने कमरा लिया कोलकाता की एक मेस में। अध्यापकों की पूरी आशा थी कि परीक्षा में पास होकर लड़का कॉलेज का नाम रखेगा। इतने में बाप मर गए। पढ़ने की किताबें माए नोटबुकों को बेचकर मधु ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब वह बेरोजगार ही करेगा। छात्रों को सेकंड हैंड किताबें बेचकर रोजगार शुरू किया। माँ रोती थी, उसे बड़ा भरोसा था परीक्षा पास करके लड़के रास्ते से लड़का घुसेगा भद्र श्रेणी के व्यूह में और उसके बाद घोषाल वंश दंड की चोटी पर उड़ेगी क्लार्क वृत्ति की जय पताका। बचपन से ही मधुसूदन जैसे माल जांचने में पक्का था। अपने साथी मित्र छाट लेने में भी वह उतना ही होशियार था। कभी धोखे में नहीं आया और न ठगा गया। उसका प्रधान सयादी मित्र था कन्हैयालाल गुप्ता। उसके पुरखे बड़े बड़े सौदागरों के यहाँ गुमाश्तगिरी करते आए हैं। बाप नामी ही केरोसिन कंपनी के ऑफिस में उच्च पद पर काम करते हैं। भाग्य से उन्हीं की लड़की का विवाह था। मधुसूदन कमर में दुपट्टा बांधकर काम में जुट गया। छप्पर छावना, फूल पत्तियों से मंडप सजाना, छापे खाने में खड़े रहकर सुनहली स्याही से चिट्ठियाँ छपाना, चौकी कारपेट वगैरह भाड़े पर लाना, द्वार पर रहकर स्वागत करना, परोसना वगैरह कोई भी काम बाकी न छोड़ा। इस मौके पर उसने ऐसी बुद्धिमानी और अनुभव का परिचय दिया कि रजनी बाबू बहुत ही खुश हुए। वे काम के आदमी को पहचानते थे, समझ गए कि यह लड़का तरक्की करेगा। अपनी गांठ से रुपए डिपॉजिट करा के मधु को राजपुर में केरोसिन तेल की एजेंसी दिलवा दी। सौभाग्य की दौड़ हुई। इस दौड़ में केरोसिन का डिपो बेचारा न जाने कहाँ पीछे छूट गया। जमा के खाने की मोटी मोटी रकमों पर पैर फेंकता हुआ व्यापार सन्नाटा हुआ आगे बढ़ा। गली से बड़ी सड़क पर, खुदरा से थोक में, दुकान से ऑफिस में, उद्योग पर्व से स्वर्गारोहण में, सबने कहा तकदीर इसका नाम है, अर्थात पूर्व जन्म की भाव से ही इस जन्म की गाड़ी चल रही है। मधुसूदन खुद समझता था कि उसे ठगने में भाग्य में ने कुछ कोर कसर न रखी थी, सिर्फ हिसाब में वह भूला नहीं। इसी वजह से जीवन के परीक्षा फल में क्रॉस मार्क नहीं पड़ा। हिसाब की कमजोरी से जो फेल होने के में मजबूर है, परीक्षक के पक्षपात पर भी वे ही कटाक्ष किया करते हैं। मधुसूदन को गरूर हुआ है। अपनी अवस्था के बारे में वह किसी से बातचीत नहीं करता, पर अंदाज से इतना तो मालूम होता है कि सूखी नदी में बाढ़ आई है। बंगाल में ऐसी हालत में लोग सहज ही ब्याह की चिंता करते हैं। अपने इस जीवन की संपत्ति से भोग को वंशावली के मार्ग से मृत्यु के बाद के भविष्य से प्रसारित करने की इच्छा उनके हृदय में प्रबल होती है। कन्या पक्ष वाले मधु को उत्साह देने में कसर नहीं रखते थे। मधुसूदन कहता, पहले एक पेट तो पूरा भर जाने दो, फिर दूसरे पेट का भाग सिर पर लिया जा सकता है। इससे मालूम होता है मधुसूदन का हृदय चाहे जैसा हो पर पेट छोटा नहीं है।
इसी समय मधुसूदन की होशियारी से रजबपुर के सन्ने ने अपना नाम पैदा कर लिया। सहसा मधुसूदन ने नदी के किनारे की बहुत सी जमीन खरीद ली। तब जमीन सस्ती थी, बीसियों ईंटों के बजाय जलवाए गए। नेपाल से बड़ी बड़ी साखों की लकड़ियाँ मंगाई गई। सिलहट से चूना आया और कोलकाता से मालगाड़ी में लदकर करकेट के टीने। बाजार वाली दंग रह गए, कहने लगे, लो भला, पास में अब तरी हो गई है, वह जाए कहाँ? अब बदहजमी की पारी है, कारोबार का यही खात्मा समझो। इस बार भी मधुसूदन के हिसाब में गलती नहीं हुई। देखते देखते रजबपुर व्यापार का एक भंवर केंद्र बन गया। उसके चक्कर में दलाल भी आ जुटे। आ पहुंचा मारवाड़ियों का झुंड, काली मजदूरों की आमद हुई, मिल बन गई और चिमनी से निकले कुंडलाई धूमकेतु ने आकाश में कालीमा का विस्तार किया। सबकी भई देखे बिना ही मधुसूदन की महिमा अब दूर से ही बिना चश्मे के मालूम देने लगी। अकेला सारे गंज का मालिक है। चार दीवारी से घिरी हुई 2 मंजिली इमारत है। गेट पर पत्थर जड़ा हुआ है, लिखा है मधुचक्र। यह नाम उसके कॉलेज से भूतपूर्व संस्कृत अध्यापक का रखा हुआ है। मधुसूदन पर अब वे एकाएक पहले से ही कई ज्यादा स्नेह करने लगे हैं। अब विधवा माँ ने आकर डरते डरते कहा, बेटा, भगवान न जाने कब मिट्टी समेट ले, बहू का मुंह तो देख जाती। विवाह करने में भी समय नष्ट होता है और ब्याह के बाद भी मुझे इतनी फुर्सत कहाँ है। मधु ने चेहरा गंभीर बनाकर संक्षेप में उत्तर दिया। ज्यादा कहा सुनी करने की हिम्मत उसकी माँ को भी नहीं, क्योंकि समय का भी बाजार भाव है। सभी जानते हैं कि मधुसूदन की जबान एक है, जो कह दिया सो कह दिया। और फिर कुछ दिन बीते। उन्नति के ज्वार में कारोबार का दफ्तर गांव से बहकर कोलकाता चला आया। नाती नातिनियों के दर्शन सुख संबंधी आशा को छोड़कर माँ इस दुनिया से चल दी। घोषाल कंपनी का नाम आज देश विदेशों में फैला हुआ है। उनका व्यापार अब पक्की बुनियाद की पुरानी विलायती कंपनी के मुकाबले में चलता है। हर विभाग में अंग्रेज मैनेजर है। मधुसूदन ने अपनी स्वयं ही कहा, ब्याह की अब फुर्सत मिली। कन्या के बाजार में उसकी क्रेडिट सबसे ऊंची है। बहुत बड़े अभिमानी खानदानों के मान भंजन करने को भी उसमें शक्ति आ गई है। चारों तरफ से अनेक कुलवती, रूपवती, गुणवती, धनवती, विद्यावती कुमारियों की खबरें आने लगी। मधुसूदन ने आग चढ़ाकर कहा, उन्हीं चटर्जियों के घर की लड़की चाहिए। चोट खाया वंश चोट खाए हुए बाघ की तरह भयंकर होता है। अब कन्या पक्ष का हाल सुनो। नूरनगर के चटर्जियों की अवस्था अब अच्छी नहीं है। ऐश्वर्य का बांध टूट चला है। 6 आने के साझेदार जायदाद का बंटवारा करा के अलग हो गए। अब वे पहाड़ से लाठी लिए 10 आने वाले की सीमा हड़पते फिरते हैं। इसके सिवा राधाकांत जी की सेवा के अधिकार को लेकर इस और 6 में जितनी ही सूक्ष्म रूप से बंटवारे की कोशिश चली, उतनी ही उसकी संपत्ति स्थूल रूप से वकील और मुख्तारों के आंगन में 3-13 होकर बिखर गई। मुहर्रिर भी उसके से वंचित न रहे। नूरनगर का पोहा प्रताप नहीं रहा, न आमद ही रही, पर खर्च बढ़ गया है 4 गुना। 9 रुपये सैकड़ों की बजाय की 9 पाव वाली मकड़ी ने जमींदारों के चारों ओर अपना जाल बिछा दिया है। चटर्जियों के परिवार में 2 भाई है और 5 बहन। कन्याधिक्य अपराध का जुर्माना अब भी पटा नहीं है। 4 बहनों का ब्याह कुलीनों के घर बाप के सामने ही हो गया था। इनकी दौलत की सूरत तो है इस जमाने की और ख्याति है पुराने जमाने की। दामादों को दहेज देना पड़ा कुलीनता की मोटी रकमों से और पोली ख्याति के लंबे नाप से। इसी वजह से 9% के डोरे में गुंथे हुए कर्ज के फंदे में 12% की गांठ पड़ गई। छोटा भाई कमर कसकर बोला, विलायत जाकर बैरिस्टर हो जाओ, रोजगार किए बिना बनेगे नहीं। वह तो गया विलायत। बड़े भाई विप्रदास के सिर पर गृहस्थी का भार आ पड़ा। इसी बीच में घोषाल और चटर्जियों के भाग्य की पतंग में परस्पर की खींचातानी से फिर से पेच पड़ गया। इतिहास भी सुन लो। बड़े बाजार से तनसुखदास हलवाई का इन पर भारी कर्ज था। बराबर ब्याज दे रहे थे। कोई बात नहीं। इतने में पूजा की छुट्टियों में विप्रदास का सहपाठी अमूल्य धन आधम का आत्मीयता दिखाने के लिए वह था बड़े अटारनी ऑफिस का आर्टिकेट हेड क्लार्क। इस चश्मेबाज युवक ने नूरनगर की हालत खूब अच्छी तरह से देख ली। उसका कोलकाता लौटना हुआ और तनसुखदास का रुपया मांगना। बोला, चीनी का नया काम खोला है, रुपयों की सख्त जरूरत है। विप्रदास तकदीर ठोक कर बैठ गए। उस संकट के समय में ही चटर्जी और घोषाल, इन दोनों नामों में दूसरी बार द्वंद्व समास हो गया। उसके पहले ही सरकार बहादुर से मधुसूदन को राजा का खिताब मिल चुका था। छत्रबंधु अमूल्य धन ने आकर कहा, नए राजा इस समय खुशमिजाज है। इसी मौके पर उनसे चाहे जितना कर्ज मिल सकता है सो ही मिला। चटर्जियों का
तमाम फुटकर कर्ज इकट्ठा करके 11 लाख रुपए 7% के ब्याज पर विप्रदास की जान में जान आ गई। कुमुदिनी उनकी अंतिम और अवशिष्ट बहन है, वैसे ही उनकी पूंजी की आज अंतिम और अविशिष्ट दशा है। दहेज जुटाने और ढूंढने की बात सोचते आतंक छा जाता है। देखने में वह है सुंदरी, लंबी छर हरे बदन की, जैसे रजनीगंधा का पुष्पदंड हो। आंखें बड़ी बड़ी न होने पर भी घोर काली है और नाक ऐसी मानो फूल की पंखुड़ियों से बनी है। रंग है शंख की तरह चिकना व गोरा। सुंदर सुडौल हाथ है, उन हाथों की सेवा का पाना कमाल का वरदान है। कृतज्ञ होकर ग्रहण करना चाहिए। सारे मुंह पर एक वेदनामय सकुरन धैर्य का भाव है। कुमुदिनी अपने लिए आप संकुचित है। उसकी धारणा है कि वह अभागिन है। वह जानती है कि पुरुष लोग गृहस्थी चलाते हैं अपनी शक्ति से और स्त्रियां लक्ष्मी को घर में लाती है अपने भाग्य की जोर से। उससे यह न हो सका। जब से उसकी समझने की उम्र हुई है तभी से वह चारों तरफ दुर्भाग्य की पाप दृष्टि से ही देख रही है और परिवार पर सवार है उसके कुंवारेपन का भारी पत्थर। उसका जितना बड़ा दुख है उतना ही बड़ा अपमान। तकदीर पर हाथ दे मारने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती। तदबीर का मार्ग विधाता ने लड़कियों को दिखाया ही नहीं, दी है सिर्फ एक व्यथा सहने की। क्या कोई असंभव बात संभव नहीं हो सकती? किसी एक देवता का वर, किसी यक्ष का धन, पूर्व जन्म में दिए गए किसी एक बच्चे कुचे कर्ज की वसूली, कुछ भी तो मिले। किसी किसी दिन रात को बिछौनों से उठकर बगीचे के हिलते हुए झाऊ के पेड़ों को चोटी की तरफ ताकती रहती है। मन ही मन कहती, कहाँ हो मेरे राजपुत्र, कहाँ है तुम्हारा 7 राजाओं का धन? आकर बचाओ मेरे भाइयों को, मैं सदा तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। वंश की दुर्गति के लिए वह अपने को जितनी ही अपराधिनी बनाती है उतना ही हृदय के साधु पात्र को उड़ेल कर भाइयों को अपना स्नेह देती है। कठोर दुख से निचोड़ा हुआ उसका यह स्नेह है। कुमुद के प्रति अपना कर्तव्य न पाल सकने के कारण भाइयों ने भी उसे बड़ी व्यथा के साथ प्रेम से बांध रखा है। इस पितृ मातृहीन बालिका को भगवान ने जिस स्नेह की प्राप्ति से वंचित रखा है, भाई उसकी पूर्ति के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। वह तो चांद की चांदनी का टुकड़ा है। दैन्य के अंधकार को उस अकेली ने मधुर कर रखा है। कभी कभी जब वह अपने को दुर्भाग्य का वाहन समझकर धिक्कारती है, भाई विप्रदास हंसकर कहता है, कुमु, तो खुद ही हम लोगों का सौभाग्य है। तुझे पाए बिना घर में लक्ष्मी रहती कहाँ? कुमुदिनी ने घर ही में पढ़ना लिखना सीखा है। बाहर का वह कुछ जानती नहीं। पुराने नए दोनों समय के उजाले अंधेरे में उसका निवास है। उसकी दुनिया अस्पष्ट है। वहाँ राज्य करती है सिद्धेश्वरी, गंधेश्वरी, घींटू और षष्ठी देवी। किसी विशेष दिन में वहाँ चंद्रमा देखना मना है। शंख बजाकर वहाँ ग्रहण की क्रूर दृष्टि भगाई जाती है। अम्बुवाची के दिन दूध पीने से वहाँ सर्प का भय दूर होता है। मंत्र पढ़कर, बकरी की मन्नत मानकर, सुपारी, अरवा, चावल और 5 पैसे की सिन्नी देकर, गंडा और ताबीज बांधकर उस दुनिया का शुभ अशुभ के साथ कारोबार होता है। स्वस्थ यन के जोर से भाग्य संशोधन की आशा, वह आशा 1000 बार व्यर्थ होती है। प्रत्यक्ष देखने में तो यह आता है कि बहुधा शुभ लग्न की शाखा में शुभ फल नहीं लगते, तो भी वास्तविकता में इतनी शक्ति नहीं कि प्रमाणों द्वारा वह स्वप्न का मोह दूर कर सके। स्वप्न की दुनिया में विचार नहीं चलता, सिर्फ चलता है उसे मानकर चलना। इस दुनिया में देव के क्षेत्र में युक्ति की सुसंगति, बुद्धि का कर्तव्य और अच्छे बुरे का नियतत्व न जाने से होने से ही कुमुदिनी के मुंह पर ऐसी करुणा है। वह समझती है बिना अपराध के ही वह लंचित है। 8 वर्ष हुए इस लांछना को उसने बिल्कुल अपनी ही समझकर अपनाया है। वह थी उसके पिता की मृत्यु की दुर्घटना। पुराने धनिकों के घर में पुरातन काल की जिस किले में वास करता है उसकी पक्की चिनाई होती है। बहुत सी ड्यूढ़ियों पर करके तब कहीं नवीन काल वहाँ धंसने पाता है। जो लोग वहाँ रहते हैं नए युग तक पहुँचने में वे बहुत पीछे रह जाते हैं। विप्रदास के बाप मुकुंदलाल भी सरपट दौड़ते हुए नवीन युग को नहीं पकड़ सके। उनका लंबा गोरा शरीर है, घुंघराले बाल है, बड़ी बड़ी खींची हुई आंखों में अप्रतिहत प्रभुत्व की दृष्टि है। बाहरी आवाज से जब किसी को पुकारते हैं तो नौकरों चाकरों की छाती धड़कने लगती है। यद्यपि पहलवान रखकर नियम से कुश्ती लड़ने का अभ्यास है, देह में ताकत भी कम नहीं, पर फिर भी उनके सुकुमार शरीर में श्रम का चिन्ह तक नहीं है। पहनावे में चुन्नटदार महीन तनबेज का कुर्ता है, ढाके की धोती है, जिसकी
बड़े यत्न से चुनी हुई लौंग जमीन से लग रही है। इस्तांबुल इत्र से सुगंधित वायु उनके आसन्न आगमन की खबर पहले ही दे देती है। सोने का पनबट्टा हाथ में लिए खानसामा पीछे पीछे है। दरवाजे के पास हर वक्त हाजिर तगमा लगाए और चपरास डाले अरतली है। ड्योढ़ी पर वृद्ध चंद्रभान जमादार तंबाकू बनाने और भांग छानने की छुट्टी में बेंच पर बैठा हुआ अपनी लंबी दाढ़ी को 2 भागों में विभक्त कर बार बार उस पर हाथ फेर कर कानों से बांधता रहता है और उसके नीचे के दरबान तरवाल हाथ में लिए पहरा देते हैं। ड्योढ़ी की दीवार पर अनेक तरह की ढालें, बाकी तलवारें, बहुत दिनों की पुरानी बंदूकें, बल्लम और बर्छे लटक रहे हैं। बैठक में मुकुंदलाल बैठते हैं गद्दी पर, पीठ के पास रहता है मसनद, परिषद और मुसाहिब लोग नीचे बैठते हैं। सामने ही दाएं बाएं दोनों तरफ हुक्का बरदार इस बात से वाकिफ है कि इनका सम्मान कौन से हुक्के से अक्षुण्ण रहता है, जड़ेमा, गैर जड़ेमा या सादे से। मालिक साहब के लिए बड़ा भारी नालीदार अलबेला है, गुलाब जल की सुगंध से सुगंधित। मकान के एक हिस्से में विलायती बैठक है, वहाँ 18वीं सदी के विलायती असबाब है। सामने ही बड़ा भारी एक आईना है जिसके कांच में काला दाग पड़ गया है। उसके गिल्टी हुए किए हुए फ्रेम के दोनों तरफ 2 पंख वाली परियों की मूर्तियाँ हैं जिनके हाथों में बत्तीदान लगा हुआ है। उसके नीचे टेबल पर सोने के पानी से चिन्हित काले पत्थर की घड़ी और कितने ही विलायती कांच के खिलौने रखे हैं। खड़ी पीठ वाली चौकी, सोफा, छत की कड़ियों में लटकते हुए झाड़, फनूस सब हॉलैंड क्लॉथ से ढके हुए हैं। दीवालों पर पूर्व पुरुषों के तैलचित्र टंगे हैं और उनके साथ वंश के 2 एक मुरब्बी पर राजपुरुषों की तस्वीर। घर भर में विलायती कारपेट बिछा हुआ है, उस पर चटकते हुए गहरे रंग के मोटे मोटे फूल बने हुए हैं। विशेष क्रियाक्रम के लिए जिले के साहब सुबह के निमंत्रण के उपलक्ष्य में इस घर का घूंघट खोला जाता है। मकान पर भर में यही एक आधुनिक ढंग का कमरा है, लेकिन मालूम ऐसा होता है कि यही सबसे पुराना भूतों वाला कमरा है और वह भी अव्यवहार की बंद हवा के कारण दम घोटने वाला और दैनिक जीवन यात्रा से संबंध रहित गूंगा। मुकुंदलाल में जो शौकीनी है वह है उस जमाने के अदब कायदे का आवश्यक अंग। उसके अंदर जो निर्भीक व्याधिक्य है उसी में धन का सम्मान है, अर्थात धन बोझ बनकर सिर पर नहीं लदा, पात पीठ बनकर पैरों के नीचे है। इनकी शौकीनों के आम दरबार में दान दक्षिणा और खास दरबार में भोग विलास दोनों ही खूब चुस्त माप के हैं। एक और आश्रित वात्सल्य में जैसी अकृपणता है, दूसरी ओर अद्वैत दमन के लिए वैसा ही अबाध अधैर्य है। एक अचानक धनी पड़ोसी ने किसी भारी कसूर पर मालिक साहब के बगीचे के माली के लड़के का कान ऐंठ दिया था। उस धनी को सबक सिखाने में जितना खर्च हुआ है उतना खर्च आजकल के ज़माने में अपने लड़के के कॉलेज के पार उतारने में भी नहीं होता। माली के लड़के की भी लापरवाही नहीं की गई थी। मारे चाबुकों के उस खाट पर डाल दिया गया। गुस्से की धुन में चाबुकों को गिनती बढ़ जाने से लड़के की तरक्की हो गई। सरकारी खर्च से पढ़ लिख कर वह आज मुख्तार का काम कर रहा है। पुराने जमाने के धनवानों की प्रथानुसार मुकुंदलाल का जीवन 2 भागों में विभक्त है। एक भाग में गृहस्थी, दूसरे में दिल्लगी, अर्थात एक में दशकर्म है और दूसरे में एकादश अकर्म। घर में है इष्ट देवता और घर की मालकिन उनकी पत्नी। वहाँ है पूजा अर्चना, अतिथि सेवा, पर्व, उत्सव, व्रत, उपवास, सदाव्रत, ब्राह्मण भोजन, पास पड़ोसी और गुरु पुरोहित। दिल्लगी विभाग गृह सीमा के बाहरी है। वहाँ नवाबी जमाना और महफिली ठाट बाट है। यहाँ पर प्रयत्न पूरा वसेनियों की आवाजाही बनी रहती है। उनके संस्कार को उस जमाने के धनिक लोग सोहबत सीखने का उपाय समझते थे। दोनों परस्पर विरुद्ध वायुमंडल के और 2 घरों में रहने वाले ग्रह उपग्रह के कारण गृहिणियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। मुकुंदलाल की स्त्री नंदरानी अभिमानिनी है। सहन करने में वे पूर्ण अभ्यस्त न हो सकी। उसका कारण था वे निश्चित समझती थी कि बाहर की और उनके प्रति की तान की दौड़ कितनी है, क्यों न हो, पर उसकी टेक वे ही है, भीतर का प्रबल खिंचाव उन्हीं की ओर है। इसलिए स्वामी जब अपने प्रेम पर आप ही अन्याय करते हैं तो उनसे वह सहा नहीं जाता। अब की बार ऐसा ही हुआ। रात के समय खूब धूम मची। कुछ कलकत्ता से और कुछ ढाका से आमोद का सरंजाम आया। मकान के आंगन में किसी दिन कृष्ण लीला होती तो किसी दिन भजन कीर्तन। यहाँ औरतों और साधारण पास पड़ोसियों को जमघाट होता और बार तो तामसिक आयोजन होता था। बैठक में अंतपुरवासिनियाँ रात को उन्हें नींद नहीं
कलेजे में कांटा सा चुभता रहता। दरवाजे की संस में से कुछ कुछ उसका आवाज़ ले जाती थी। अब की बार हुक्म हुआ, तवायफ का नाच बजरे में होगा, नदी के बहाव में। क्या हो रहा है देखने का कोई उपाय न होने से नंदरानी का मन रुद्ध वाणी के अंधकार में पछाड़ खा खा कर रोने लगा। घर का कामकाज, लोगों को खिलाना पिलाना और देखा भाली सब कुछ प्रसन्न मुख से ही करना पड़ता है। जिगर में वह कांटा हिलते डुलते में छीन छीन में चुभता है। जी हाँफने लगता है, पर किसी को मालूम तक नहीं पड़ता। उधर रह रह कर तृप्त कंठ से शब्द निकलता है, जय हो रानी माता की। आखिर राकोत्सव की मियाद खत्म हुई। मकान खाली हो गया। सिर्फ झूठी पत्तलों और सकोरों के भग्नावश पर कौओं कुत्तों के काव काव भाव भाव का उत्तरकांड चल रहा है। नौकरों ने नसेनी लगाकर बत्तियां उतार ली, चंदोए खोल लिए। झाड़ों की अधजली बत्ती और 16 के फूलों की झालरों के लिए मोहल्ले के लड़कों ने छीना झपटी मचा दी। इस भीड़ में से बीच बीच में तमाचों की आवाज़ और रोना चिल्लाने मानो आतिशबाजी के बाण की तरह आसमान पकड़ रहा था। अंतपुर के आंगन से निकलकर उच्छिष्ट भात तरकारी की गंध ने पवन को अम्लगंधी बना दिया था। वह सर्वत्र की क्लांति, अवसाद की मलिनता थी। यह शून्यता असह्य हो उठी जब मुकुंदलाल आज भी वापस न आए। वहां तक पहुंचने का कोई उपाय न देख नंदरानी के धैर्य का बांध अचानक टूटकर मिट्टी में मिल गया। दीवान जी को बुलाकर पर्दे की ओट में से कहा, उनसे कह दीजिएगा वृंदावन में माँ के पास मुझे जाना पड़ रहा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दीवान जी ने कुछ देर तक सिर पर हाथ फेरकर मृदु स्वर में कहा, मालिक साहब से कहकर जाना ही ठीक होगा। मालिक साहब आजकल में आ जाएंगे, खबर आ गई। नहीं, अब देरी न कर सकूंगी। नंदरानी को भी खबर लग गई थी, आजकल में आने वाले हैं, इसलिए तो जाने की इतनी उतावली है। इन्हें निश्चय है कि जरा सा रोने धोने और फिर मान लेने से ही सब माफ़ हो जाएगा। हर दफ़े ही ऐसा हुआ है, उपयुक्त दंड अपूर्ण ही रह जाता है। अब की बार ऐसा हरगिज न होगा, इसलिए दंड की व्यवस्था करके तुरंत ही दंडदाता को भागना पड़ रहा है। विदा होने से ठीक क्षण भर पहले पैर उठाना नहीं चाहते। वो पलंग पर औंधी पड़कर फुट फुट कर रोने लगी, परंतु जाना न रुका। कार्तिक का महीना है, दिन के 2 बजे है, धूप से हवा गर्म हो गई है। सड़क के किनारे के शीशम के पेड़ों की मरम राहट के साथ कभी कभी किसी स्वरभंग कोयल की कुहू कुहू सुनाई पड़ जाती है। जिस सड़क से पालकी जा रही थी वहां के कच्चे धान के खेतों के उस पार नदी दिखाई देती थी। नंदरानी से रहा न गया। पालकी का दरवाजा खिसका कर उस तरफ देखा तो उस पार बजरा बंधा दिखा। मस्तूल पर पताका फहरा रही है। दूर से गुलाम हुए बजरे की छत पर चिर परिचित गोपी हरकारा बैठा है। उसकी पगड़ी का तमगा सूरज की रोशनी से चमचमा रहा है। जोर से पालकी का दरवाजा बंद कर दिया। कलेजे में पत्थर सा बैठ गया। मुकुंदलाल मानो मस्तूल टूटे, पाल फटे, दचोका खाए, तूफान से टकराए जहाज थे, बड़े संकोच से बंदरगाह में आकर लगे। कसूर के बोझ से कलेजा भारी हो गया है। अमोद प्रमोद की स्मृति ने मानो अति भोजन के बाद ही जूठन की तरह मन को अरुचि से भर दिया है। उनके इस अमोद को जो उत्साहदाता उद्योग करता थे, वे यदि इस समय उनके सामने होते तो मारे चाबुकों के वे उन्हें उनके होश ठिकाने ला सकते थे। मन ही मन प्रण किया, अब कभी भी ऐसा न होने देंगे। उनके बिखरे हुए बाल, लाल लाल आंखें और मुंह के अत्यंत शुष्क भाव को देखकर किसी की हिम्मत ही न हुई जो मालकिन के चले जाने की खबर देता। मुकुंदलाल डरते डरते भीतर पहुंचे। बड़ी बहू, माफ करो, कसूर हो गया, अब कभी ऐसा न होगा। यह बात मन ही मन कहते हुए सोने के कमरे के दरवाजे के पास जाकर टिटक गए। फिर धीरे धीरे भीतर धंसे। मन ही मन निश्चय किया था कि अभिमानी बिछौने पर पड़ी होगी, बिल्कुल पैरों के पास जा बैठेंगे। ऐसा सोचकर कमरे में घुसते ही देखा कमरा सूना है। छाती धड़क उठी। सोने के कमरे में बिछौने पर नंदरानी को अगर देखते तो समझ लेते कि कसूर माफ करने के लिए मानी ने आधा रास्ता आगे बढ़ाई है, परंतु जब देखा कि बड़ी बहू सोने के कमरे में नहीं है तो मुकुंदलाल समझ गए कि आज का प्रायश्चित लंबा होगा और कठिन भी। या तो आज रात तक बाट जोहनी पड़ेगी या फिर और भी देर होगी, परंतु इतनी देर तक धैर्य रखना उनके लिए असंभव है। नहीं तो अनंत जल ग्रहण नहीं करेंगे। बहुत अबेर हो गई है, अभी तक नहाना खाना नहीं हुआ है। ऐसी दशा में सती साध्वी से कैसे रहा जाएगा। कमरे से बाहर निकलकर देखा तो प्यारी महरी बरामदे के एक कोने में घूंघट खींचे खड़ी है। पूछा, तेरी बड़ी बहू जी कहाँ है? वह बोली, वे अपनी माँ को देखने वृंदावन गई है परसों। मानो अच्छी तरह समझ न सके, गला रुंध सा आया। फिर पूछा, कहाँ गई हैं? वृंदावन।
माँ जी बीमार है। मुकुंदलाल पहले तो बरामदे की रेलिंग थाम कर खड़े हो गए, फिर तेजी से बाहर की बैठक में अकेले जाकर बैठ गए। मुंह से कुछ भी बोले नहीं, किसी की भी पास जाने की हिम्मत न पड़ी।